Yes. Welcome, student. You are watching Avinash Academy and I am Avinash Gupta. तो आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे. ओके, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा गया है. Consider the following situation of daily life and think that what happened when. ये कुछ डेली लाइफ सिचुएशंस यहाँ पे लिखे गए हैं. आपको इनको पढ़ना है और सोचना है कि क्या होगा. पहला लाइन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है. मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. क्या होगा यदि गर्मी के दिनों में आप दूध को छोड़ देते हैं उसी तरह से. तो ऐसे सभी जानते हैं दूध खराब हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, है ना. इन जनरली आप कहते हैं दूध फट जाएगा. ठीक है, हालांकि दूध फटता नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन होता है. दूध फटेगा नहीं, है ना. दूध खराब हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा. दूसरा है एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. सिंपल कहने का मतलब है कोई भी लोहे का सामान आप एयर में और वाटर के प्रेजेंस में खुले में छोड़ दीजिए तो क्या होगा भाई, तो जंग लग जाएगा. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. ग्रेप्स जब सड़ेगा तब क्या होगा भाई, ठीक है, फर्मेंटेट होगा तो स्मेल करेगा, है ना. फूड इज कुक्ड. जब खाना बनता है तब क्या होगा, तो भोजन पक जाता है. यानी कच्चे भोजन से हम पका हुआ भोजन हमें मिलेगा, ठीक है, थोड़ा स्वादिष्ट मिलेगा, अच्छा लगेगा खाने में. केमिकल चेंजेस होंगे कुछ, और फिर से वो पका हुआ भोजन से आप रॉ फूड यानी कच्चा भोजन नहीं ले सकते हैं. फूड गेट डाइजेस्टेड इन योर बॉडी. ठीक है, भोजन आपके स्टमक में पचता है तब क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. वी रिस्पायर. जब हम लोग सांस लेते हैं तब क्या होता है, तो वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2. ठीक है, और इस फॉर्म में एनर्जी रिलीज्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज्ड होता है. यानी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन आवर बॉडी. तो इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड. तो सभी जगह पे जितने भी आपने एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिया है सभी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है. We have already learned about physical and chemical change of matter in our previous classes. कह रहे हैं कि अच्छी क्लास 10th में है तो क्लास 9th में आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ चुके हैं. हालांकि अगर भूल गए हैं तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ. फिजिकल चेंज आर दोज चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. एंड केमिकल चेंज आर दोज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. नया सब्सटेंस बनता है. जैसे एप्पल लिए, एप्पल को काटे तो 2 एप्पल ही हमको मिलेगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला. लेकिन एक पेपर लिए, पेपर में माचिस लगा के आग लगा दिए तो हमें क्या मिला भाई, ऐश, राख मिला, तो न्यू सब्सटेंस मिला. तो ये केमिकल चेंज होगा. तो व्हेनेवर ए केमिकल चेंज ऑकर, तो जब केमिकल चेंजेस होते हैं वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. तब हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ. यानी सीधा आसान भाषा में कहें तो यदि केमिकल चेंज होगा तभी केमिकल रिएक्शन होगा. अगर केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं तो केमिकल रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस. यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय केमिकल रिएक्शन. हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. Let us perform some activity to find the answer to these questions. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आप कैसे ये कहेंगे या कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्टिविटी देखते हैं. एक्टिविटी 1.1. तो अभी जैसे यहाँ पे सारे में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ. केमिकल प्रीवियसली पढ़ा था आपने कि केमिकल चेंज तभी होगा जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा.
तभी तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो सिंपली हम कह भी सकते हैं कि अगर न्यू सब्सटेंस बनता है तब केमिकल रिएक्शन होगा। अब एक्टिविटी 1 देखते हैं क्या लिखा है। सावधानी लिखी गई है, द एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर सुटेबल ग्लास आइज। ठीक है, तो देखो ये एक्टिविटी आपको अपने स्कूल के लैब में जाके करना है, केमिस्ट्री लैब में, और ज़्यादा बेहतर होगा जब वहाँ पे टीचर प्रेजेंट हो। ठीक है, उनके गाइडेंस में आपको करना है। कोई भी बच्चों अभी हम भी यही सजेशन देंगे कि कोई भी एक्टिविटी लैब में आप खुद से ना करें। ठीक है, क्योंकि वो खतरा वाला होता है काम। ठीक है, आप टीचर के प्रेजेंस में ही कोई एक्टिविटी करें। और आई ग्लास पहन लेना ज़रूरी है। आई ग्लास क्यों पहनना है? क्योंकि कोई भी रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, लाइट निकलता है तेज़ी से, मान लीजिए निकला, और आँखों को हमारे ख़राब कर सकता है। इस वजह से आई ग्लास पहनना ज़रूरी है। हालांकि एक कोट भी होता है, वो भी पहना जाता है, लेकिन यहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है, आई ग्लास ज़रूरी है। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग विथ अ सैंड पेपर। एक सैंड पेपर आता है जिसको आप सरस पत्ता भी कहते हैं आसान भाषा में, बालू का, जिससे रगड़ करके देखे होंगे आप लोग। लोहार जो है, जो लोहे का काम करता है, अगर जंग लग जाता है तो उसके रगड़ करके साफ करते हैं, उसको सैंड पेपर कहते हैं। तो एक मैग्नीशियम रिबन मिलेगा मार्केट में, इजीली अवेलेबल है, मैग्नीशियम रिबन मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर घर पे करना चाहते हैं तो, नहीं तो लैब में मिलेगा ही। तो 3 to 4 सेंटीमीटर का एक मैग्नीशियम रिबन ले लेना है और सैंड पेपर से उसे साफ कर देना है अच्छे से। ठीक है, होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग, बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैम्प और बर्न एंड कलेक्ट द एश so formed in the watch glass as shown in figure 1.1. burn the magnesium rubber keeping it away as far as possible from your eyes. अब देखिए ये है टंग, टंग मतलब चिमटा। चिमटा से हमें इस रिबन को पकड़ लेना है, मैग्नीशियम रिबन को, और ये बर्नर है। ठीक है, स्प्रिट लैम्प भी हो सकता है, गैस से भी कनेक्टेड हो सकता है, जैसे लैब जैसा आपके लैब में फैसिलिटीज़ हो, उसके पास ले जा करके इसे जलाना है। ठीक है, चिमटे से, नहीं तो क्या होगा, हाथ में आग लग जाएगा। चिमटे से पकड़ना है रिबन को, और जैसे ही जलेगा, ऐश निकलेगा, तो उसके नीचे ये एक चाइना डिश रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा था ना भी कहीं चाइना डिश, वाच ग्लास लिखा है, इसी को चाइना डिश भी कहते हैं, वाच ग्लास। वाच ग्लास, इसी प्लेट को ही हम लोग वाच ग्लास कहते हैं। ये प्लेट जो आता है, चीनी मिट्टी हम साधारण भाषा में कहते हैं, उसका प्लेट, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है, इस वजह से इसका यूज़ यहाँ पे किया जाता है। तो वाच ग्लास यहाँ पे नीचे रखेंगे, और जो भी यहाँ से ऐश नीचे गिरेगा यहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे। अब लिखा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आप इस रिएक्शन में क्या देखेंगे? ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन burn with a dazzling white flame and change into white powder। यानी ये dazzling white flame यानी सफ़ेद लौ के साथ जलेगा। किस तरह से? dazzling white flame के साथ, सफ़ेद लौ के साथ जलेगा, और जो ऐश मिलेगा वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसी पाउडर को हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम ऑक्साइड and it is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air। ठीक है, ये रिएक्शन क्यों हो रहा है भाई? तो मैग्नीशियम तो आपका वो मैग्नीशियम का पेपर है ही, और एयर से ऑक्सीजन लिया है ना, बर्न तभी होगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, अदरवाइज वो बर्न नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को बच्चों क्वेश्चन के फॉर्म में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने पहले ही से यहाँ पे कलेक्ट करके रखा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्निंग व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जब मैग्नीशियम रिबन जलेगा तब क्या होगा? तो मैंने इसका आंसर भी लिख रखा है, मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ डेजलिंग फ्लेम एंड
वाच हो गया ना, वाइट पाउडर इज कलेक्टेड ऑन अ वाच ग्लास प्लेस्ड अंडर इट. The white powder is magnesium oxide formed by the reaction of magnesium and oxygen present in the air. तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा. ठीक है. Today I am going to show you the demonstration of a chemical reaction, that is burning of magnesium. So here I have a strip of magnesium which is cut from the magnesium ribbon. So this is the magnesium ribbon and this is Bunsen's burner and a watch glass in which I am going to collect the magnesium oxide, which is white in color. These are the pair of tongs. So when magnesium reacts with oxygen, it requires heat energy, and after initiating this reaction, you will see that the magnesium burns in presence of oxygen to form magnesium oxide, and magnesium burns in oxygen with a brilliant white flame, that is called a dazzling white flame. Very difficult to see that. So let's try the experiment, and here I am going to hold this magnesium ribbon. Actually we don't require a very big piece of magnesium. It's very handy, you can even break it with your own hands. So I choose to put all other things aside. As you can see that magnesium burns with a dazzling white flame. Now as the reaction is completed, you can see that this white color thing is being produced. This white color is nothing but magnesium oxide. Even let's try to break it. This is white color powder. This white color powder is nothing but magnesium oxide. So as you saw that magnesium burns with dazzling white flame. So hopefully guys you have enjoyed the explanation. चलिए आइए मूव करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी. एक्टिविटी 1.2 क्या लिखा है? टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में आपको लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लेना है. ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऑन दिस, और इसमें आपको पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को मिलाना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब एनसीईआरटी के इस बुक में इसका कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिया गया है कि इसके बाद क्या होगा. ठीक है, तो उसको भी मैंने अलग से ही लिख रखा है यहाँ पे. देखिए 1.2 व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब. आंसर क्या है? वाइट लीड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड इज टू फॉर्म येलो लीड आयोडाइड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर. यानी ये जो लीड नाइट्रेट है PbNO3 Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो KNO3 और लीड आयोडाइड बनाएगा. ये जो लीड आयोडाइड है PbI2, ये येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनेगा और ये इनसॉल्युबल होगा. अगर प्रिसिपिटेट है तो इनसॉल्युबल इन वाटर होगा. ठीक है ना. तो ये न्यू सब्सटेंस बन रहा है. ठीक है, अब इसके बाद आगे आते हैं. एक्टिविटी 1.3 में. 1.3 में क्या लिखा गया है? टेक ए फ्यू ग्रेनुअल का मतलब दाना, छोटा छोटा जो जैसे चीनी का दाना होता है, नमक का दाना, उसी तरह से दाना को ग्रेनुअल्स कहते हैं. इन ए कॉनिकल फ्लास्क, जैसे यहाँ पे देखिए 1.2 में इसे एक कॉनिकल कोन के शेप का है ना फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब. या तो कॉनिकल फ्लास्क में या तो टेस्ट ट्यूब में आप जिंक के ग्रेनुअल्स के दाने ले लीजिए. ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस. या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाइए या तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलाइए. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सावधानी क्या लिखी है? हैंडल द एसिड विथ केयर. बच्चों देखो फिर से यहाँ पे मैं कहूँगा एसिड तो भाई भूल के भी आप मत छुइएगा. ठीक है ना. विदाउट टीचर ये एक्टिविटी आप सेल्फ खुद से नहीं करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टीचर कहीं करेंगे या फिर असिस्टेंट टीचर जो भी आपके लैब में प्रेजेंट हो उनकी मदद से करेंगे. क्योंकि एसिड है, एसिड डैमेज
योर हैंड बॉडी, अगर कहीं पे गिरता भी हो, एंड इट बर्न विगोरसली, तेज़ी से आग लग जाएगा, ठीक है। तो चश्मा भी पहनना है और कवर जो है कोट उसे भी पहनना है। तो डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुअल्स, तो आप जब इस जिंक ग्रैनुअल में जब H2SO4 मिलाएंगे, देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया है, तो आपको क्या दिखेगा? टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर, तो आपको यदि कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है तो बताइए। और इसके बॉडी को यानी इस टेस्ट ट्यूब को और इस कॉनिकल फ्लास्क को आप टच करिए, क्या होगा? तो जब आप टच करेंगे तो हीट आप फील करेंगे, ठीक है। देखिए इसको भी क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने लिख रखा है, व्हाट हैपन टू जिंक व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू इट, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो आंसर क्या लिखेंगे, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है कि यस, जिंक बीइंग एन एक्टिव मेटल readily react with dilute hydrochloric acid at room temperature, जिंक जो है वो एक्टिव मेटल है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाएगा रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। जैसे दोनों के साथ मैंने लिखा है, तो Zn HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड बनाएगा और H2 गैस लिबरेट होगा, और जब आप उसके बॉडी को टच करेंगे तो वो गर्म रहेगा, बॉडी उसका हीट रहे, टच करेंगे तो गर्मी आप वार्म फील करेंगे। सो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इफ वी टच द कॉनिकल फ्लास्क वी कैन फील ए सेंस ऑफ हॉटनेस एज देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर, सो इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। सेम अगर जिंक में अगर हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड डालें, सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज किंग ऑफ द केमिकल, याद रखिएगा, ठीक है ना। H2SO4 इज नोन एज किंग ऑफ द केमिकल। तो जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी लिबरेट होगा, और बॉडी को टच करेंगे तो वो भी हॉट हो जाएगा, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से H2 ही गैस निकलेगा। तो अब यहाँ पे आप एक माचिस का फिगर में देख रहे हैं, माचिस जला करके इस यहाँ पे टॉप के पास जहाँ से गैस इवॉल्व हो रहा है यहाँ पे लेके जाएंगे, तो पॉप साउंड के साथ, किस साउंड के साथ? पॉप साउंड के साथ वो जलेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो गैस यहाँ से निकल रहा है वो H2 हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। So from the above three activities we can say that any of the following observation help us to determine either a chemical reaction has taken place. तो इस तीनों एक्टिविटी से एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2 और एक्टिविटी 1.3, इन तीनों एक्टिविटी से हम कंक्लूजन नहीं निकालते हैं। चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट बदलता है। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो या तो उसका स्टेट बदलेगा, यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए, है ना, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए। चेंज इन कलर, उसके रंग में चेंजेस आएगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा था लीड नाइट्रेट वाइट कलर का था, येलो में कन्वर्ट हो गया,
इवोल्यूशन ऑफ गैस, उससे गैस निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जिंक को हमने Cl या फिर H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो H2 गैस रिलीज हुआ। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा। यहाँ पे हमने छुआ इसके बॉडी को तो हम हॉट फील किए। ओके, तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, या फिर हम कहें कि आप कैसे कहें कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, तब हम तभी कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ जब उसके स्टेट में कोई चेंजेस आए, उसके कलर में कोई चेंजेस आए, कोई गैस इवॉल्व हो, या फिर इसके टेम्परेचर में कोई बदलाव आए, तब हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वी से दैट केमिकल रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। सेम जैसे एप्पल लिए, एप्पल को दो पार्ट में हमने काट दिया तो कुछ भी तो नहीं हुआ, स्टेट भी नहीं बदला, रंग भी नहीं बदला, कोई गैस भी नहीं निकला, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे केमिकल चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आगे लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा है। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज ए लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो ये तो एक दो एग्जाम्पल थे, हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होता है, और उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ओके ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया है लाइन बाय लाइन आपको समझाने का, ठीक है। अब जो आगे अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो केमिकल इक्वेशन। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये पार्ट थोड़ा बड़ा हो रहा है, और ज़्यादा बड़ा यदि हो जाता है तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, एज यू विश, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।